हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नासा के आइकन मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ओके, और ये जो है यूएस की स्पेस एजेंसी है, जैसे कि हमारी इसरो है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जो नासा है इसने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आइकन। और आइकन जो है इसकी फुल फॉर्म है आइनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरर। और ये जो है वो अर्थ के आइनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च करी गई है। ओके, तो इतना सफिशेंट है कि आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आइकन की, और ये किस एजेंसी ने लॉन्च करा है और किस लिए लॉन्च करा है। ओके, तो आई से आइनोस्फीयर और आई से ही आइकन, तो आइनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरर जो कि आइनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च करा गया है। ओके, तो अब मैं आपको इसके साथ एक्चुअली क्या है कि अब आइनोस्फीयर की बात आई तो आइनोस्फीयर एक एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो जो यूपीएससी वाले हैं वो आपसे अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आपसे मैं अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में भी डिस्कस कर लूँ। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो है मेनली जो 6 एटमॉस्फेरिक लेयर्स आती हैं। ओके, तो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक लेयर आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर और देन आइनोस्फियर। इन सब के बीच में जैसे कि ट्रोपोपोज आएगा, स्ट्रेटोपोज आएगा, मीजोपोज आएगा और थर्मोपोज आएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज कि यूपीएससी में जब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार हम उसका आंसर नहीं दे पाते। ओके, तो इसमें आपको डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप ना ये याद रखिए कि एग्जोस्फीयर मतलब सबसे बाहर वाला स्फीयर, तो उसको आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए कि वो अलग हो गया एग्जोस्फीयर। ओके, तो हमारे पास अब बची हैं 5 लेयर्स। 5 लेयर्स में आती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और आइनोस्फियर। ओके, तो आप लोग ऐसे याद रखिए कि जैसे कि आप मेरे ख्याल से जो भी यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं उन सबको पता है कि सबसे लोएस्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर आती है, और ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं। ट्रोपोस्फियर में ही सारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं। ओके, देन ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, और एम से मिडल और एम से मीजोस्फियर, तो 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में मीजोस्फियर। ओके, और एक्सोस्फियर को आप लोग भूल जाइए, वो सबसे बाहर वाली लेयर है। तो ट्रोपोस्ट्रेटो 2 ऊपर, बीच में मीजो मिडल, और उसके नीचे थर्मो और आयनो, और बाहर एक्सो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ना ट्रोपोस्फियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रोपोस्फियर जो होती है वो अर्थ के सरफेस से लेके 8 किलोमीटर या 14.5 किलोमीटर तक लंबी ऊंचाई में होती है। ओके, तो 8 किलोमीटर तक आप ऐसे याद रख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट तक ट्रोपोस्फियर हो गया। ठीक है, और आई मीन टू से कि ये लोग ओवरलैप करती हैं ना ये लेयर्स, तो कहीं पे 8 किलोमीटर, कहीं पे 14.5 किलोमीटर तक, तो ओवरऑल आप ऐसे लिखिए कि 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है। और ये जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और ऑलमोस्ट सारा का सारा जो वेदर है वो इसी रीजन में होता है। ओके, तो मैं आपको थोड़े से जो बेसिक्स बता दूं कि हम लोग ट्रोपोस्फियर में रहते हैं और सारा वेदर यहाँ पे होता है। सारे जो क्लाउड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स यहाँ पे अपीयर होते हैं, क्योंकि जो 99% ऑफ द वाटर वेपर है वो ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। ओके, तो मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जैसे जैसे हम लोग हायर जाते जाते हैं, अल्टीट्यूड राइज होता है, वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जब सन की रेज़ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो अर्थ से टकराती हैं, वाटर से टकराती हैं, रॉक से टकराती हैं, और वो रिफ्लेक्ट होती हैं बैक। मगर जो वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो लंबी होती है, वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो वहीं रह जाती हैं। आई मीन टू से कि जैसे वो रिफ्लेक्ट हुई वो नीचे ही रह जाएंगी, तो उनकी एनर्जी वहीं पे लॉस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो ग्राउंड पे एयर है वो वार्म हो जाती है, और जो वार्म एयर है आपको पता है वो राइज़ करती है। तो जो वार्म एयर वो राइज़ करेगी, कोल्ड एयर नीचे आएगी, फिर से वो एयर जब वार्म हो जाएगी वो फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है, और जो है इसी से हमारा इसी से हमारे जो है वो क्लाइमेट बनता है। ओके, मिक्सिंग होती रहती है। लेकिन कहीं कहीं पे ना टेम्परेचर इन्वर्जन भी देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है कि जैसे एल्टीट्यूड राइज करेगा तो ट्रोपोस्फियर में जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि कई बार ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा होता है लैंड पे, यूजुअली रात को, और वो भी विंटर में। ओके, होता क्या है कि जो अर्थ का ग्राउंड सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण जो लोअर लेयर है वो ठंडी रहती है। जो ग्राउंड के पास जो एयर है वो ठंडी रहती है, और जो ऊपर लेयर्स हैं वो गर्म रहती हैं। ओके, क्योंकि ग्राउंड ठंडा है इसलिए जो नीचे वाली एयर है वो कोल्ड एयर होगी। और आपको जैसे पता है जो जितनी ज़्यादा कोल्ड एयर होगी वो इतनी ही ज़्यादा डेंस होगी, यानी कि वो नीचे ही बैठी रहेगी, वो मिक्सिंग नहीं होगी उसकी। यानी कि अदरवाइज अगर वार्म एयर नीचे है तो वो आपस में मिक्स करेगा। मगर विंटर्स में कई बार कई जगहों पे क्या होता है, स्पेशली जहाँ पे थोड़ा एरिया कंजस्टेड होता है, एयर मूवमेंट नहीं होती, वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है ग्राउंड पे, और वो कोल्ड एयर वहीं ट्रैप हो जाती है, वो ऊपर भी नहीं उठती। ओके, तो ये जो है एक बहुत बड़ा कारण है कई सिटीज़ में पॉल्यूशन का, बिकॉज कि अब जो कोल्ड एयर है वो राइज ही नहीं करेगी, तो जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह वो सारे वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे और अनहेल्दी एयर कंडीशंस बन जाएंगी सिटीज़ में। ओके, तो अब ट्रॉपोस्फियर के लगभग कंप्लीट हो गया है। तो ट्रॉपोस्फियर का जो यहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे उसको ट्रॉपोपोज बोलते हैं उस लेयर को। ओके, तो अब हम आ जाएंगे स्ट्रैटोस्फियर में। जो स्ट्रैटोस्फियर है वो ट्रॉपोस्फियर के ऊपर आता है, लगभग 15 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर, 15 से लेके 50 किलोमीटर तक। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसमें ना 15 से 50 में तो स्ट्रैटो है, मगर 15 से 30 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर है। ओके, तो मैं आपको जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जो स्ट्रैटोस्फियर की जो लोअर लेयर्स हैं उसमें यूजुअली एरोप्लेन्स मूव करते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे बड़ी ही लेस टर्बुलेंस होती है। अब आप लोग पूछोगे कि लेस टर्बुलेंस वहाँ पे क्यों होती है। ओके, तो इसका अगर मैं आपको जवाब दूँ तो जो स्ट्रैटोस्फियर है वहाँ पे एयर जो है उसकी मिक्सिंग नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्ट्रैटोस्फियर है वहाँ पे टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज़ करता है। प्लीज़ लिसन केयरफुली कि जो ट्रॉपोस्फियर है उसमें टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज़ करता है, और इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जब भी शिमला मनाली हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं ठंड होती है। ओके, लेकिन स्ट्रैटोस्फियर में ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटोस्फियर में क्या होता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जो स्ट्रैटोस्फियर है उसके लिए सन जो है वह डायरेक्ट हीट सोर्स है, मीन टू से वो सन के नज़दीक है और डायरेक्ट सन की हीट अंदर आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपोस्फियर में जो ऊपर वाली लेयर है वो ठंडी रहती हैं, तो जो स्ट्रैटोस्फियर में जो एयर रहती है वो सारी गर्म रहती है। ऊपर से जो लोअर लेयर है स्ट्रैटोस्फियर की जिसमें कि ओजोन लेयर होती है, प्लीज़ कंसीडर लिसन केयरफुली कि जो ओजोन लेयर है वो लोअर स्ट्रैटोस्फियर में होती है। तो वहाँ पे वो क्या करती है, जैसे जैसे यूवी रेज आती रहती है वो ओजोन लेयर से रिएक्ट करती रहती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। मीन टू से याद रखने की बात यह है कि वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, तो वहाँ पे भी जो क्या होता है वो एयर गर्म रहती है। तो स्ट्रैटोस्फियर में क्या है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा। और जो स्ट्रैटोस्फियर है, जो स्ट्रैटोपोज है, वो एक कोल्ड लेयर है, तो कोल्ड लेयर तो राइज़ करती नहीं है, तो यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती, तो इस वजह से क्या होता है बड़ा ही शांत सा वातावरण होता है। तो इसीलिए जो हमारे जो भी एरोप्लेन वगैरह वो यहाँ पे मूव करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊँगी, कई बार ऐसा होता है कि अगर वोल्केनो एरप्ट करता है और उसकी डस्ट और गैस स्ट्रैटोस्फियर में अगर पहुंच जाती है तो वो कई सालों तक वहीं पे रहती है, बिकॉज की स्ट्रैटोस्फियर में बहुत ही कम मिक्सिंग होती है। ओके, अच्छा, तो थोड़ा सा अगर मैं ये भी बता दूं कि ओजोन लेयर जो है वो कैसे अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब को करती है। तो फ्रेंड, जो ओजोन लेयर होती है वो होता है O3 मॉलिक्यूल। तो होता क्या है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आई वो O3 को O2 प्लस O में कन्वर्ट कर देगी। O एक फ्री रेडिकल की तरह काम करेगा और फिर से जो O2 मॉलिक्यूल उसको फ्री मिलेगा उसके साथ कंबाइन करके ओजोन बना देगी। तो अंडर अगर नेचुरल सर्कमस्टांसेस हो और कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो तो जितनी ओजोन लेयर क्रिएट होएगी उतनी ही डिस्ट्रॉय होती रहेगी और इन द मीन प्रोसेस UV रेज एब्जॉर्ब होती जाएंगी। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, O3 से O2 और O बनेगा जब UV रेज उस पर पड़ेगी। और
थोड़ी देर बाद O2 जो है, क्योंकि फ्री रेडिकल जो है वो अकेला रह नहीं सकता, वो O2 को ढूंढेगा, उससे कंबाइन हो जाएगा, फिर से O3 बन जाएगी। ओके, तो ये जो ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज अदरवाइज जो है वो यूवी रेज जो है वो सेल को पेनिट्रेट कर सकती है और हमारे DNA को डैमेज कर सकती हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आ गई मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है, यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे फिर से टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज़ करता है। क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, अब आप बोलोगे कि ये तो सन के और ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल हैं जो कि सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेन हीट सोर्स है वो सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर है। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है। 99.9% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ बिलो द मीजोस्फीयर। आई मीन टू से ओनली 0.1% एटमॉस्फेयर यहाँ पे है। तो यहाँ पे गैसेज ही नहीं है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। ओके, तो ऐसे ही थोड़ा सा अगर ट्रिविया बताऊँ तो अगर कोई पर्सन मीजोस्फीयर से ट्रैवल करता है तो वो बहुत ज़्यादा बर्न एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज की यूवी लाइट्स जो हैं वो डायरेक्टली उसको हिट करेंगी, बिकॉज वहाँ पे कोई ओजोन लेयर नहीं है। ओके, और एक और जो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होगी ब्रीथ करने के लिए, और जो अनप्रोटेक्टेड ट्रैवलर है उसका जो ब्लड है वो बॉयल करने लगेगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही उबलने लगेगा, बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है। ओके, आप सबको पता है ना कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सभी एक दूसरे से रिलेशन में काम करते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। ओके, तो अगर कोई अनप्रोटेक्टेड ट्रैवलर यहाँ पे चलता है तो उसका जो ब्लड है वो बॉयल करने लगेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, बिकॉज प्रेशर ही नहीं है वहाँ पे। ओके, लेकिन डिस्पाइट वहाँ पे बड़ी ही कम एयर है, ओनली 0.1% है, बट स्टिल मीटियोर्स को बर्न करने के लिए वो इतना फ्रिक्शन वो पैदा कर दिया कि मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं, जिसको लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। ओके, तो प्लीज़ 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 आप लोग याद रखिएगा कि एम से ही मीजोस्फीयर होता है, एम से ही मीटियोर होता है, तो मीजोस्फीयर में ही मीटियोर्स बर्न कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ जो एस्ट्रोनॉट ही ट्रैवल करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो फिर एरोप्लेन ट्रैवल करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया थर्मोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बाद क्या आ गया, थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो जो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो थर्मोस्फीयर में ही होता है। ओके, और जो थर्मोस्फीयर है वो 600 किलोमीटर तक
हाइट, आई मीन टू से जैसे मीजोस्फीयर 85 किलोमीटर तक हो गया, उसके बाद थर्मोस्फीयर हो गया 600 किलोमीटर तक, बहुत दूर तक। ओके, तो थर्मोस्फीयर 600 किलोमीटर तक हो गया, और इसी में जो अराउंड 320 किलोमीटर, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं, 320 टू 380 किलोमीटर को लो अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं, यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो आप लोग प्लीज़ भूलिएगा नहीं कि थर्मोस्फीयर में ही हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से याद रख लीजिएगा कि ट्रिविया की तरह, कि था हमें ना अभी तो सब जगह ठंड 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 थी, और स्ट्रेटोस्फीयर में अगर हम सैटेलाइट छोड़ेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं और ऊपर जाना पड़ेगा। थर्मोस्फीयर थोड़ी सी गर्मी आई, इसलिए हमने वहाँ पे अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डाल दिया। ओके, इसके बाद थर्मोस्फीयर में एक और बात आपको अगर मैं बताऊं कि थर्मोस्फीयर के बाद हमारे पास आते हैं आइनोस्फीयर। ओके, अच्छा, तो जो आइनोस्फीयर है वो एक अलग से लेयर नहीं है, जैसे कि आप ऐसे करो ना कि पहले ये आई ये आई ये आई। ओके, आइनोस्फीयर जो वो थर्मोस्फीयर के बीच में ही मूव करती रहती है, ठीक है। तो आइनोस्फीयर उस जगह, उस लेयर में बोलेंगे, उस थर्मोस्फीयर की उस लेयर को बोलेंगे जहाँ पे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो जाते हैं सोलर रेडिएशन के कारण। सोलर रेडिएशन जो है वो आयनाइज कर देती है। ओके, तो होता क्या है कि जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है आइनोस्फीयर की, या आप बोल सकते हैं थर्मोस्फीयर की भी, कि यहाँ पे हमें ऑरोरा देखने को मिलते हैं। अब ऑरोरा क्या है? ये एक स्पेक्टाकुलर लाइट डिस्प्ले है जो स्ट्रीमर्स की फॉर्म में, आर्क की फॉर्म में ग्लोज होते हैं, जो कि नाइट में पोलर रीजन्स में देखने को मिलते हैं। और जो लाइट वाइट होती है, कई बार ग्रीन, कई बार ब्लू, रेड और पर्पल। और जो ये जो डिस्प्ले अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोल पे हो रहा है तो उसे ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है तो उसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो इसमें बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, और ऑरोरा बोरियालिस उसकी ऑपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें थोड़ा सा कि ऑरोरा कैसे बनते हैं, तो होता क्या है कि जो सन है ना उस पर मैसिव स्टॉर्म्स चलते रहते हैं। आप लोग प्लीज़ सन को ऐसा मत सोचिए कि वो एक सॉलिड बॉल है, वो एक गैशियस बॉल है जो कि बड़ी ही भयंकर तरीके से हीट हो रही है, वहाँ पे ना स्टॉर्म चलते हैं। तो जब ये मैसिव स्टॉर्म चलता है सन पे, तो कई बार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लेयर वो अर्थ की तरफ छोड़ता है, लेकिन जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको रिपेल कर देती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो स्पायरल होता हुआ पोल्स की तरफ जाता है। बिकॉज आपको पता होगा ना कि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी डिप करती है, पोल्स में एक तरफ से निकलती है। ओके, तो इस तरह से आई मीन टू से जस्ट इतना याद रखिए कि सन ने बहुत सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन छोड़े, उसको जैसे धक्का दिया हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, और वो सारे इकट्ठा होते हैं हमारे पोल्स की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आइनोस्फीयर में, तो वो कई बार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और वो हर कुछ लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमें एज ए ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में देखने को मिलती हैं। ओके, और अब ओके, इसके बाद बस ख़त्म हो गया आउटर मोस्ट लेयर, हमारे पास एक्सोस्फीयर है। इसकी कोई रियल लिमिट नहीं है, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे गैस मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा स्कैर्स होते जाएंगे। ओके, तो बस इसके एक्सोस्फीयर के बाद हमारे पास आता है सोलर विंड्स, और जो ये जो सोलर विंड्स हैं मोस्टली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कि रैपिडली सन से दूर जाते दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 आप लोग कुछ फ्यू चीज़ें, अगर सारी चीज़ें नहीं याद रख सकते हैं तो यही याद रखिएगा कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे सारा का सारा वेदर होता है, ये 15 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, ये 50 किलोमीटर तक होती है। और जैसे कि हमने देखा कि जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है एल्टीट्यूड के साथ, मगर स्ट्रेटोस्फियर में उल्टा होता है, वहाँ पे इंक्रीज़ करता है। उसके बाद मीजोस्फियर आता है, मीजोस्फियर 85 किलोमीटर तक होता है, और यहाँ पे एम से मीजो, एम से मीटियोर बर्न होते हैं। और मीजोस्फियर में भी ट्रोपोस्फियर की तरह ही एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है, और ये इसलिए होता है कि वहाँ पे बड़े ही कम गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर सके सन की हीट को। ओके, उसके बाद थर्मोस्फियर आता है। थर्मोस्फियर जो है उसी के बीच में आइनोस्फियर घूमता रहता है, और उसमें ऑरोराज होते हैं, और ये अप टू 600 किलोमीटर होता है। और हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो भी थर्मोस्फियर में ही होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जो कि 320 टू 380 किलोमीटर तक होता है। उसको आइनोस्फियर आ गया। आइनोस्फियर के बाद हमारे पास एक्सोस्फियर आ गया, एक्सोस्फियर के बाद सोलर विंड्स आ गई। थैंक
थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ 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 आप लोग इन वीडियोस को देखिए और काइंडली मेरी जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है मेरे पढ़ाने में उसके बारे में मुझे बताइए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।